हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम और आज हम आपके लिए एक और नए सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के संविधान की और भारत के संविधान ने हमें क्या क्या बातें बताई हैं, क्या करने के लिए क्या कहा है और क्या करने से रोका है। संविधान के अंतर्गत किन किन बॉडीज़ को लिया गया है, चाहे वो राज्य हो, सरकार हो या हम नागरिक हों, इन सभी की बात करेंगे। सरकार के अंतर्गत क्या क्या आता है उसकी भी बात करेंगे, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है उनकी भी बात करेंगे, और हम जो नागरिक हैं हम कितने प्रकार के हैं। भारत में एक ही प्रकार के हैं जिनको एकल नागरिकता प्राप्त है, और जो भारत के बाहर हैं हम उनकी भी बात करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल ये आता है कि भारत का सर्वोच्च जो कानून है वो हमारा संविधान है। संविधान के ऊपर ना तो कोई राज्य है, ना ही कोई सरकार है, ना ही कोई प्रधानमंत्री है और ना ही कोई राष्ट्रपति है। ये सिर्फ संविधान के अंडर काम करने वाले हैं, संविधान को फॉलो करने वाले हैं, संविधान में बताए गए नीति निर्देशक तत्वों को यूज़ करने वाले हैं और नागरिकों की और राज्य की भलाई के लिए काम करने वाले हैं। अब जबकि हम संविधान के एक परिचय की बात करेंगे तो संविधान में हमें सिर्फ 3 बॉडीज़ का जिक्र मिलता है। पहला है राज्य, दूसरा है सरकार और तीसरे हैं हम नागरिक। इन्हीं में पूरा संविधान आपका कंप्लीट हो जाता है। राज्य को बताया जाता है कि आपको क्या करना है सरकार के थ्रू, इसके बाद व्यक्तियों को क्या करना है अपने मूल अधिकारों के थ्रू और अपने मूल कर्तव्यों के थ्रू, इनकी बात करता है। और इसके बाद में जो हमारे अलग अलग कुछ एक संशोधन है उनकी भी हम अभी फ़िलहाल बात करेंगे, लेकिन हम विस्तृत रूप से आने वाले समय में, आने वाले सेशंस में हम विस्तृत रूप से सारे अनुच्छेद की बात करेंगे। जितने भी हमारे संशोधन हैं हम उनकी बात करेंगे। सरकार के क्या कर्तव्य हैं राज्य के प्रति, नागरिकों के प्रति, हम उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, यानी इससे ऊपर कोई भी नियम, कोई भी कानून भारत में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य, सरकार और नागरिक या व्यक्ति, इन तीनों की हम चर्चा करेंगे। इन्हीं में हमारा पूरा संविधान इन्हीं की बात करते हुए ख़त्म होता है और इन्हीं की भलाई को सोचते हुए, बताते हुए वो हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो चलिए, जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य की 2 अवधारणाएं हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय है और एक हमारे संविधान में वर्णित अनुच्छेद 12 में जो उसकी परिभाषा दी गई है एक उसके अकॉर्डिंग है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो किसी भी राज्य या देश में, यहाँ राज्य से मतलब एक नेशन है, ना कि कोई स्टेट, समझ रहे हैं। स्टेट भी कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन स्टेट का मतलब है पूरा नेशन, पूरा राष्ट्र। तो राज्य के अंतर्गत एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसकी निश्चित सीमाएं होनी चाहिए, निश्चित आबादी होना चाहिए। वो जो राज्य है वो संप्रभु होना चाहिए, यानी वो संप्रभुता रखने वाला होना चाहिए और उस राज्य को चलाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है किसी भी राज्य को डिफाइन करने का। अब अगर हम अनुच्छेद 12 की बात करें जो कि हमारे संविधान ने हमें परिभाषा दी है, उसके अकॉर्डिंग राज्य वो है जिसमें केंद्र सरकार हो, अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें हों और सभी प्रशासनिक अधिकारी ये सारे मिल करके राज्य बनाते हैं। तो जब कभी आपको संविधान में मिले कि राज्य नागरिकों के साथ में ये नहीं कर सकता, तो राज्य से क्या मतलब है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो, ये सारे, और चाहे वो राज्य सरकारें हों, मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, उनकी मंत्रिपरिषद हो, ये सभी, और इसके बाद में जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या जो प्रदेशीय या
सभी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको ये अधिकार कतई नहीं है कि वो नागरिकों या व्यक्तियों के अधिकारों को छीने और उनमें विघ्न डालें। तो आप राज्य को जब डिफाइन करने की बात करेंगे, राज्य को समझने की बात करेंगे, तो उसमें जितना भी आपको सरकारी तंत्र दिखाई देता है, लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले आईएएस अधिकारियों से लेकर के क्लर्क्स तक और राज्य सरकार के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट्स के अंतर्गत आने वाले पीसीएस अधिकारियों से लेकर के क्लर्क्स तक, ये सारे राज्य का निर्माण करते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 12 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये परिभाषा हो गई हमारे राज्य की। अब हम बात करते हैं जो इसमें दूसरी बॉडी है, वो क्या है? सरकार है। सरकार, जैसे कि हमने अभी राज्य में देखा, सरकार किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में दो तरह की होती है। एक तो केंद्रीय सरकार होती है और दूसरी राज्य की सरकारें होती हैं। केंद्रीय सरकार, सबसे पहले हम केंद्र सरकार की बात करेंगे तो इसमें एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। केंद्र सरकार का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, और राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। लेकिन ज़्यादा पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री है। वो हम आने वाले समय में जब मंत्रिपरिषद की बात करेंगे और राष्ट्रपति के अधिकारों की बात करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो विधायिका में क्या आता है? राष्ट्रपति हो गए हमारे और हमारी संसद हो गई। राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनकी बात हम विधायिका में करेंगे और संसद की बात विधायिका में करेंगे। अब जबकि संसद की बात करेंगे तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल, ये चलिए और उनको अब शुरू से देखते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें टोटल जो सदस्य संख्या है वो 552 होती है और राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन इसमें मनोनीत किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। ठीक है। संसद का दूसरा भाग क्या है? राज्यसभा, जिसको द्वितीय सदन या उच्च सदन कहते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसमें 250 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, साहित्य या अन्य उपलब्धियों को, कला के क्षेत्र में, इनको देखते हुए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये हमारी राज्यसभा है। एक और इसमें फैक्ट देख लीजिए, लोकसभा क्योंकि कभी भी भंग हो सकती है इसलिए इसको निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है इसलिए इसको हम उच्च सदन कहते हैं। ये दोनों जो सभा हैं इनमें एक और डिफरेंस है कि लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुन करके जाते हैं, और जो राज्यसभा में सदस्य पहुंचते हैं वो राज्यों से चुन करके, जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं उनको चुन करके राज्यों में भेजा जाता है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई संसद की। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका में स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में आपके केंद्रीय अफसरशाही पूरी, और इसके बाद में इसी केंद्रीय अफसरशाही में आईएएस से लेकर के क्लर्क्स तक, छोटे से छोटे, ये सारे स्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अस्थायी कार्यपालिका की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति होते हैं, मंत्री परिषद भी होती है और महान्यायवादी भी होते हैं। ये तीनों मिलकर के अस्थायी कार्यपालिका बनाते हैं। अस्थायी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इनका एक निश्चित कार्यकाल है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल, मंत्रिपरिषद जब तक सरकार रहेगी मैक्सिमम 5 साल, महान्यायवादी ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, जब तक सरकार के पक्ष में बोलेंगे तब तक है, नहीं तो निकल लीजिए। समझ रहे हैं ना? तो ये अस्थायी कार्यपालिका है, जिसको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करें अगर सरकार में ही राज्य सरकार की, तो इसमें आपकी विधायिका और कार्यपालिका होती है। विधायिका में आपके राज्यपाल होते हैं और विधानमंडल होता है। ठीक है। राज्यपाल क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये सब हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। विधानमंडल की अगर हम बात करें तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद। हर राज्य में ज़रूरी नहीं है कि विधान परिषद हो, ना तो कोई शर्त है, ये ऑप्शनल है। जो चाहें तो बना ले, ना चाहें तो ना बनाए। इसको हम प्रथम सदन कहते हैं विधानसभा को। फिर इसी को निम्न सदन भी कहते हैं। 404 सदस्य हमारे यूपी में, एक एंग्लो इंडियन, और इस पूरी विधानसभा का जो कार्यकाल है मैक्सिमम 5 वर्षों का होता है। विधान परिषद को द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। 1/3 सदस्य होना चाहिए इसमें विधानसभा के, और 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है। तो ये थी राज्य सरकार की
विधायिका, अच्छा अभी हमने इसमें न्यायपालिका की बात नहीं करी है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। कार्यपालिका क्या है? स्थायी और अस्थायी। इसमें भी राज्य सरकार की भी दो कार्यपालिकाएं होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में पीसीएस लेवल के अधिकारी से लेकर के निचले स्तर के क्लर्क तक ये सारे स्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका में आपके राज्यपाल, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता आते हैं, ये सारे अस्थायी होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि क्योंकि इन सभी का एक निश्चित कार्यकाल है, इसलिए ये अस्थायी, और कभी कभी ये अपने कार्यकाल से पहले भी छुट्टी पा जाते हैं। इनको पब्लिक जो है हटा करके दूसरे लोगों को लेकर के आ जाती है। ठीक है, विधायिका का कार्य क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। विधायिका का कार्य ये है कि संविधान द्वारा बताई गई विधि के अनुसार, ठीक है, संविधान द्वारा बताई गई विधि के अनुसार नागरिकों और राज्य की भलाई के लिए क्या करना, विधि का निर्माण करना जो राज्य और नागरिकों के हित में हो। और उसके बाद कार्यपालिका का कार्य शुरू होता है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका जो है उस बनाई गई विधि या कानून को लागू कराने में मदद करती है। और जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से पहले या बाद में विधायिका द्वारा बनाई गई विधि या कानून को जांचती है, परखती है और उसकी संवैधानिकता या असंवैधानिकता को जांच परख कर ही उसे वो लागू करने के लिए या लागू होने के बाद भी उसका जो है उसको हटा भी सकती है और उसको लागू रहने दे सकती है, अगर वो राष्ट्रहित में है और संविधान के अनुकूल है, संविधान के अकॉर्डिंग है। अब हमारे व्यक्ति यानी हम नागरिक, सबसे पहले नागरिक वो हैं जो किसी देश में जन्म लेते हैं, उसी में रहते हैं, और अगर जन्म लेने के बाद वो बाहर चले जाते हैं तो फिर उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, हम उनकी आगे बात करेंगे। तो भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, भाग 3 में हैं। और पहले ये जो थे हमारे सात अधिकार हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में ले जा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और आज के समय में अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसको 300 का में रख दिया गया है। ये हमारे हो गए मूल अधिकार। अब अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें तो जब संविधान बना था तो उस वक्त मूल कर्तव्य उसमें मौजूद नहीं थे। इसके बाद में केशवानंद भारती केस के सुनवाई के दौरान उसके फैसले के बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। उस स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भाग 4 का जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। फिर हमें 10 मूल कर्तव्य मिले। इसके बाद फिर इसमें एक संविधान संशोधन होता है 86वां, जो कि 2001 में हुआ था। इसमें एक और मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, कुल मिलाकर के 11 मूल कर्तव्य हो गए। और इन मूल कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो हमने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे वो पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 42वें। किस सन में जोड़े गए? 1976। किस समिति की सिफारिश द्वारा? तो क्या कहेंगे? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के द्वारा। ठीक है, कहाँ से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ से। 11वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। सन कौन सा था? 2001। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम मूल अधिकार की और बात कर लें तो जो ये मूल अधिकार हैं ये हमारे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये भी ध्यान में रखिए, ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अब आ जाइए नागरिकों के प्रकार में। नागरिक एनआरआई, जो एक जिनका एक टाइम का बड़ा भौकाल था। अक्सर उस टाइम जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जब मूवीज़ देखते थे तो हमारा लड़का या भतीजा या भांजा एनआरआई है तो एनआरआई नाम सुन के लोगों की आंखें खुल जाती थी कि यार बड़ा मतलब कोई बड़ा स्टेटस बड़ा हाई था उस वक्त, अभी भी है लेकिन उतना नहीं है। तो एनआरआई कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। पीआईओ
एक कैटेगरी है हमारे नागरिकों की, वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक और कैटेगरी है OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी इनको मर्ज कर दिया गया है। हम आने वाले सेशन में इसकी बात करेंगे। 2015 में 15 के बाद इनको मर्ज किया गया है, उसकी भी हम बात कर लेंगे। तो अब हमारी न्यायपालिका जो हमसे छूट गई थी उसको भी देख लीजिए। जो हमारे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर है। अगर ये डामाडोल हो जाए ना तो पूरी डेमोक्रेसी बिखर के रह जाएगी, वो तुरंत जो है वो ऑटोक्रेसी में बदल जाएगी, तानाशाही में। तो न्यायपालिका हमारे यहाँ कितने 24 हाई कोर्ट हैं, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है और अन्य अधीनस्थ जिला न्यायालय और तमाम प्रकार के न्यायालय हैं। तो ये जो हमारी न्यायपालिका है उसकी विशेषता क्या है कि ये एकीकृत है, यानी राज्य और संघ की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। और एक बार जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है उसको मानना हर राज्य की सरकार के लिए, संघ की सरकार के लिए, देश की या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए मानना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ किसकी बात करी है, भारत के संविधान के परिचय की, कि असल में संविधान क्यों बनाया गया था, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। संविधान इसलिए बनाया गया था कि जो यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाएं, ठीक है, और यहाँ जो सरकार शासन करेगी, प्रशासन करेगी, वो किसी भी तरह की गलत नीति को ना अपनाए जो राष्ट्र या नागरिकों के ख़िलाफ़ हो। इसलिए हमें एक संविधान की ज़रूरत थी। अब आने वाले सेशन में हम बात करेंगे कि संविधान असल में कैसे बना। क्या संविधान हमारा बस कोई समिति बन गई, वो लोग बैठ गए, उन्होंने लिख करके हमें दे दिया, वो हमारा संविधान है, या संविधान वो है जो 1600 AD से शुरू होता है और 1947 तक भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक, या हम कह दें कि जो भारत का 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उस वहाँ तक ये जो पूरा इतिहास है हमारा 300 - 350 साल का, इस पूरे दौरान क्योंकि अंग्रेज़ हमें ग़ुलाम बनाए हुए थे और हम पर वही शासन कर रहे थे, तो अलग अलग वक्त में इंग्लैंड से या इंग्लैंड की महारानी से, वहाँ के राजा से, महाराजा से जो भी निर्देश यहाँ प्राप्त होते थे उसके अकॉर्डिंग भारत में एक एक्ट बना दिया जाता था और आगे की शासन प्रशासन की जो प्रणाली है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दी जाती थी। तो भारत के संविधान के बनने और उसके बनाने के पीछे एक लंबा इतिहास है। हम इसको एक सिंगल टॉपिक में इसकी बात करेंगे कि कब से कौन सा एक्ट आया। 1773 का जो एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, उससे कितना इफेक्ट पड़ा हमारे संविधान में, हमने उससे क्या लिया। 1833 का जो चार्टर आया उससे क्या लिया। 1833 और 13 ये दोनों जो चार्टर आए हमने इनसे क्या लिया। इसके बाद 1909 में जो सुधार हुए और उसके बाद 1919 में मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड सुधार, उससे हमने क्या लिया, ठीक है। और उसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम, उससे हमने क्या क्या लिया। बल्कि अगर आपको बात बताएं तो 1935 के शासन अधिनियम से हमने 250 अनुच्छेद एक भी चेंजमेंट किए अपने संविधान में उठा करके रख लिए, शब्दशः अगर कहिए तो, ठीक है। अब इन सभी की बात करेंगे तो फिलहाल आपको इन सभी को पढ़ना है। संविधान के अंतर्गत क्या क्या आता है और उसके अंतर्गत जो आता है, पर उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, किसका क्या रोल है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक छोटा सा ये परिचय था, एक इंट्रो था। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो विस्तृत रूप से संविधान के अनुच्छेद की भी बात करेंगे। संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, किसमें किस चीज़ का वर्णन है, किस बात का निर्देश दिया गया है, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों की भी बात करेंगे जो राज्य को, सरकार को दी जाती हैं, बताई जाती हैं, ताकि हम नागरिकों और राष्ट्र की भलाई के लिए उनके द्वारा नियम और कानून बनाए जा सकें। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई कमी दिख रही है तो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा है तो तारीफ़ कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा उससे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कम से कम भारत के संविधान की जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। वैसे तो हमें इतिहास हमारा पता होना चाहिए और साथ हमारी भौगोलिक स्थिति, भूगोल भी पता होना चाहिए। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।